हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने पढ़ा था, जिसको हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, उसके क्या क्या लिमिटेशन है या उसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या उसकी आलोचनाएं हैं। ठीक है, तो देखो हमने जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसको आपका मेनली हिक्स और एलन ने डेवलप किया था, ये कार्डिनल जो हमने यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था उसके कंपैरिजन में तो इसमें इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि ये कंज्यूमर के ये कह के इसको इम्प्रूवमेंट माना गया है कि ये कंज्यूमर के जो प्रेफरेंस होता है उसको रैंक करता है, मेजर नहीं करता यूटिलिटी को एब्सोल्यूट टर्म्स में। बट इसकी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी इस अप्रोच में भी कुछ क्रिटिसिज्म्स इसको किया गया है, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एजम्पशंस, मतलब अनरियलिस्टिक एजम्पशन। बहुत सारे इसके ऐसे एजम्पशन हैं जो बस हम कल्पना ही कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में वो सच नहीं है। पहला तो ये एज्यूम करता है कि आपका कंज्यूमर रैशनल बिहेवियर करेगा, कंप्लीट नॉलेज रहेगी, उसमें योग्यता है कि अपने सारे प्रेफरेंसेस को रैंक कर सके। लो जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में ट्रू हो, आपका कंज्यूमर भी इरेशनल हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है उसकी चॉइसेस में। ठीक है, सेकंड हम जानते हैं इनडिफरेंस कर्व लिमिटेशन। देखो, जो आपका इनडिफरेंस कर्व्स है वो क्या एज्यूम करता है कि कंज्यूमर क्या है, कंसिस्टेंटली रैंक कर सकता है कॉम्बिनेशन गुड्स के। बट अगर हम प्रैक्टिस में कहे तो लोग क्या बोलते हैं, हमेशा क्लियर नहीं रहते हैं और कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने प्रेफरेंस के बारे में, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी उनके प्रेफरेंस पे हर बार। तो और इंडिफरेंस कब तो इसी चीज को एज्यूम करके चल रहा है कि भी उनके कंज्यूमर के जो मतलब अपने कॉम्बिनेशन रैंक कर रहा है गुड्स के, उसमें कंसिस्टेंट रहेगा वो। बट रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं कि हर बार वो कंसिस्टेंट रहे, तो इसीलिए ये भी इसकी लिमिटेशन है। ये आपके इग्नोर करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर को। ये जो आपका मॉडल है आपके इमोशनल हो गए, साइकोलॉजिकल हो गए और सोशल फैक्टर जो कंज्यूमर के डिसीजन को, बिहेवियर को, चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सबको ये इग्नोर करता है। हाँ, मतलब हमने कहा कि भी कंज्यूमर आपका रैशनल कंज्यूमर है जब वो मतलब इस तरीके से अपनी इनकम को या लिमिटेड रिसोर्सेज को खर्च करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो उसी तरीके से गुड्स को प्रेफरेंस करता है या मतलब गुड्स के कॉम्बिनेशन बना के चूज करता है। बट साइकोलॉजिकल फैक्टर भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, उन चीज को तो ये इग्नोर कर रहा है। ठीक है, फिर ये कहता है कि जो आपका इनकम और जो आपका प्राइस चेंज है उसका कोई भी रोल नहीं है प्रेफरेंस में। मतलब जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस करता है गुड्स का कि भी मतलब ए गुड्स मुझे ज्यादा पसंद है बी के कंपैरिजन में, या इस तरीके से, तो वो कह रहा है कि उसमें इनकम और प्राइस चेंज का जो इनकम में बदलाव हो रहा कंज्यूमर के या प्राइस में बदलाव हो रहा है वो उसमें उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करती, जो कि गलत है। ये अप्रोच तो आपका एज्यूम कर लेता है कि जो प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, उनपे इनकम में अगर चेंज हो रहा, प्राइस में कुछ चेंज हो रहा, तो उस चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी में दोनों को दोनों सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को भी। कंज्यूमर की अगर इनकम में चेंज होता है या गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर के डिसीजन को, उसके प्रेफरेंस को जरूर असर करते हैं। बट ये एज्यूम कर रहा है कि जो इनकम और प्राइस में चेंज हो रहा है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को प्रभावित नहीं करता है, जो कि इसका एक गलत और अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। फिर इसका ये एजम्पशन की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, डिमिनिशिंग होगा आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में ये होता है ना कि कंज्यूमर जैसे टी और कॉफी का हम सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए, मतलब टी के बदले कॉफी है, कॉफी के बदले टी। तो ये कह रहा है कि जिस रेट से वो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे डिमिनिशिंग होगा। बट ये आपका कब ट्रू नहीं होगा, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, तो उस समय आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये एजम्पशन भी इसका अनरियलिस्टिक एक तरीके से, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते हम इसको। ठीक है, फिर ये नेगलेक्ट करता है जो इंटरपर्सनल कंपैरिजन होता है, उस चीज को ये नेगलेक्ट करता है। ये थ्योरी सिर्फ फोकस करती है सिर्फ इंडिविजुअल के प्रेफरेंस पे, तो जिसके कारण हम कंपेयर कैसे करेंगे यूटिलिटी डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, और अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल की यूटिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स में।
तो ये नेगलेक्ट करता है इंटरपर्सनल कंपैरिजन को। फिर आपका 7th पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी इन रैंकिंग प्रेफरेंसेस। अब जैसे कंज्यूमर के पास कुछ कॉम्बिनेशन है गुड्स के, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको रैंक करने को, बट ये हमेशा इजी और प्रैक्टिकल नहीं होता कंज्यूमर के लिए कि भी रैंक कर सके। मतलब रैंक करना हम बोले कि इतना आसान होता है, ऐसा नहीं है। ये इजी और प्रैक्टिकल नहीं होगा कंज्यूमर को कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रैंक कर सके। तो रैंकिंग करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टी आती है। फिर जो इसका ये सिर्फ टू गुड्स एनालिसिस तक ही ये लिमिटेड है आपका। कौन सा? आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्योंकि जो हम मोस्टली इन डिफरेंस कब एनालिसिस करते हैं वो किस में करते हैं? सिर्फ दो गुड्स में करते हैं। तो जिससे हम इसको मतलब रियल वर्ल्ड चॉइसेस में इतने अच्छे से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि वहां पर सिर्फ दो ही गुड्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बट इसमें ये हो रहा है कि लिमिटेड है आपका इन डिफरेंस कब का दो गुड्स के एनालिसिस तक। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, कि भाई जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आया था वो आपका इम्प्रूव तो हुआ आपके किस अप्रोच के कंपैरिजन में? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के कंपैरिजन में, जहां पर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे थे न्यूमेरिकल टर्म्स पे। यहाँ पर हमने कहा कि हम रैंक कर रहे हैं, तो ठीक है कि ये थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक तो है किसके कंपैरिजन में? आपका कार्डिनल यूटिलिटी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसने सब्जेक्टिव नेचर को भी जाना, मतलब उस चीज पे भी ध्यान दिया कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करता है, ठीक है। पॉलिसी इवैल्यूएशन में भी डिफिकल्टी होगी, तो इसीलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री मेथड भी चाहिए होते हैं इसके साथ साथ इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। और मेथड के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करके हम यूज कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच था उसके कंपैरिजन में तो बढ़िया हुआ ये आया, क्योंकि इसने सब्जेक्टिव नेचर पे ध्यान दिया। लेकिन वही है कि इसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस को इग्नोर किया, ठीक है। इसलिए हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड की भी हमें जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक एनालिसिस करने में। तो पार्ट 6 में हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको इन डिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, उसके लिमिटेशन या उसकी हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म या उसकी क्या आलोचना है वो हमने पढ़ी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।